सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। और आज आपको बताएंगे कि वॉइस कैसे आ रही प्रॉपर ही है। ठीक है, आज हम लोग साउंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, और सभी को गुड इवनिंग। चले, तो आज हम लोग का इस वीक का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4, साउंड टॉपिक रहेगा ये। और इसमें हम आज काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ साउंड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि साउंड होता क्या है, व्हाट इज़ साउंड, तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है। एनर्जी आपने कल पढ़ी है, कल पढ़ी थी ना एनर्जी। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू दी वर्क, यानी ये भी वर्क कर रही है साउंड। अभी एनर्जी कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही कल हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पढ़ा था। जरा ये बताइए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये वो एनर्जी है विच इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मोशन है तो वेलोसिटी होगी, चल रही है तो वेलोसिटी होगा, यानी कि वेग होगा। और अगर वेग है तो भैया काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा के अगर फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज वी ऑल नो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एंड बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमने देखा था कि इसका एक फॉर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि आप किसी चीज़ को किसी हाइट तक रेज करते हो तो वहाँ पे एम जी एच, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप किसी बो को, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो तीर कमान होता है ना, उसको स्ट्रेच करोगे। अगर आप वो स्ट्रेच किए हुए पकड़े हुए अभी आप उसको तीर को, यानी एरो को, तो वो अभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर भर के है। जैसे ही आपने उसको हाथ छोड़ा, रिलीज किया, उसमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। डैम में जो एट अ हाइट, सर्टेन हाइट वाटर स्टोर है, उसमें भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और हमने कल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन भी देखे थे कि एनर्जी किस फॉर्म में कैसे क्या कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और यहाँ पे साउंड जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, तूफान का देवता कांशा, सबका सही है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। बहुत आसान है, प्रोड्यूस हो गया। कैसे प्रोड्यूस हो गया? मैंने हाथ को अपनी टेबल में मारा, साउंड प्रोड्यूस हो गया। यानी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एक कहावत है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे साउंड भी एक चीज़ से नहीं निकलता है। समझ रहे हैं? अब आपको लगेगा सर साउंड जैसे आप तो जैसे हम लोग बोलते हैं तो हम तो किसी पर नहीं टकरा रहे हैं। साउंड कैसे निकल रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ या फिर आप भी बोलते होंगे, तो कैसे साउंड निकलता है? ये जो हमारी वोकल कॉर्ड्स है ना अंदर, ये बायोलॉजी में हम लोग पढ़ता है ना कि वैक्यूम का मतलब होता है कि मीडियम नहीं है। मीडियम क्या होता है? मीडियम तीन तरह का, थ्री फॉर्म्स ऑफ मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो प्लाज्मा और डील करेंगे अभी। जो इंपॉर्टेंट मेजरली जो हमारे प्राइमरली तीन फॉर्म्स ऑफ मीडियम होते हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे भी हम नहीं जा रहे हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस का ट्रैवल कैसे करती, मैंने बताया वेव फॉर्म में। अब ये वेव कैसे बनती है वो समझो। ठीक है, तो ये समझ गए ना। लेकिन उससे पहले वेव क्या होती है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स? तो वेव वो चीज होती है जिससे कि मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रैवल, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। यानी कि जो मीडियम है उसको एक पॉइंट से, सोर्स से लेके जहां तक उसका डेस्टिनेशन है, पहुंचा रहा है वेव्स के फॉर्म में। टाइप्स ऑफ वेव्स की अगर मैं बात, वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग, वेव्स को हिंदी में बोलेंगे तरंग। ठीक है, और हम ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स। ठीक है, तो एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। यानी कि एक तो ये यांत्रिक हो गई और ये होगी अयांत्रिक, है ना, जो यांत्रिक नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि इस टाइप ऑफ वेव के लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर निर्वात भी होगा, वैक्यूम भी होगा, तो भी
ये टाइप ऑफ की वेव ट्रैवल कर लेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट वेव। लाइट जो वेव है वो बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर जाती है। वैक्यूम में लाइट वेव चल सकती है। मैकेनिकल वेव की अगर बात करूं तो यहां पे मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यहां पे मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है आपकी निर्वात में कभी नहीं चल सकती। कहीं निर्वात हो आप बोलो वहां पे, आप बस आपका मुंह चलता हुआ दिखाई देगा, आवाज नहीं आएगी। टाइप ऑफ वेव्स में आपने ये चीज पढ़ी। अब वेव एनर्जी को एक तरह से, ये मतलब एनर्जी जिस तरह से जिस फॉर्म में ट्रैवल करती है उसको वेव बोलते हैं। अब किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पार्टिकल, वो उसको प्रोपगेट करवाते हैं कि चलो आओ तुमको छोड़ के आए जहां तक तुमको जाना है। जैसे यहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो इसके जो सबसे नियरेस्ट होंगे ना, बोलेंगे भाई इसको पहुंचाओ, जल्दी से पहुंचाओ। ये बोलेंगे भाई जल्दी से पहुंचाओ, भाई वो बगल वाले पूछेंगे भाई जिसको जल्दी से पहुंचाओ। यानी सब काम में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं। और जिस फॉर्म में ये वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, वो दो तरह के फॉर्म होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म, वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है जहां पे इसने बोला भाई जाओ 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 जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे। एक होता है आपका ये फॉर्म, यहां पे मैं दिखाता हूं, नहीं है क्या, एक सेकेंड, इसमें देखो ये एक होता है ये फॉर्म जहां पार्टिकल उछल रहे हैं। यहां पे क्या था, पार्टिकल उछल नहीं रहे थे, ठीक है, यहां पे पार्टिकल उछल नहीं रहे थे एक दूसरे से इस तरह, यानी कि ऐसे समझ लो कि हिचकी ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके अगर इस पर्टिकुलर एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे, वो अलग फॉर्म होता है। इस फॉर्म को जहां पे पार्टिकल्स, देखिए वेव इसी डायरेक्शन में चल रही है। मैं फिर से आपको समराइज करता हूं, देखो यहां पे आओ। दो तरह की मैंने वेव बोला है, ठीक है। एक तरह की जो वेव होती है, देखिए पहली बात तो ये कि वेव ऐसे ही ट्रैवल करती है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जो मैंने आपको एक केस दिखाया पहला वाला, उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ऐसे 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 एक दूसरे को मार रहे थे, धक्का दे रहे थे, धक्का दे रहे थे, ठीक है। दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म क्या है, ऊपर नीचे उठ रहे हैं, ऊपर नीचे उठ रहे हैं। तुमने कभी ये काम किया है? ये तो सबने किया होगा, बताना कमेंट में। नदी में या तालाब में स्टोन फेंका होगा, पत्थर फेंका होगा। पत्थर अगर जब तुमने फेंका होगा तो तुमने अगर देखा हो तो तरंग उठती हैं, वेव्स उठती हैं। कहाँ पे? वाटर में। और वो वेव कुछ इस तरह से होती हैं, पानी इस तरह से उठता और गिरता, उठता और गिरता, उठता और गिरता, उठता और गिरता है। लेकिन वो क्या पानी मूव करता है क्या आगे? पानी क्या मूव करता है क्या आगे? नहीं, पानी लहर मारता है। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पे वो ईंट मारा तो वहाँ पे मतलब, या फिर तुमने कोई बहुत वो मारा तो यहाँ पे वाटर लेवल राइज हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट मूव। वो बस इंफॉर्मेशन को एक तरह से पास ऑन कर देते हैं कि भाई इसको आगे बढ़ा दो। किस फॉर्म से पास ऑन कर रहे हैं, ऐसे हिचकी मार के कर रहे हैं या फिर लहर मार के कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप की वेव है। अगर ये कर रहे हैं कैसे, यहाँ पे देखो, ये अगर कर रहे हैं ऐसे 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं इसको। और ये जहाँ पे ये इस तरह से लहर मारते हैं, फिर से दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर नीचे आपको लग रहा है कि ये वेव मतलब ये स्प्रिंग ट्रैवल कर रही है। स्प्रिंग नहीं आगे बढ़ रही है, स्प्रिंग जो है बस ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स या फिर अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो हमारी साउंड वेव होती है, साउंड वेव वो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि होती है जब जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जैसे जैसे मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, यानी जो मेरा मुंह है सोर्स है और कोई जो सुन रहा है, उसके बीच में इस तरह से पार्टिकल्स आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहे होंगे। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये जब आगे हुए होंगे इस तरह से, ठीक है, फिर इन्होंने आगे पास ऑन किया होगा, इस तरह से चीज़ें हुई होंगी। और ट्रांसवर्स वेव का अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है लाइट वेव्स, ध्वनि तरंग, और ये आपकी लाइट वेव हो जाएंगी, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल। आई होप ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब
ये हमारी यहाँ पे मैं फोकस किस पे करना है, साउंड वेव पे सिर्फ फोकस करना है, ध्वनि तरंग पे फोकस करना है। तो जब ये ध्वनि तरंग मैंने अभी आपको बताया ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म के फॉर्म में, यानी जो पार्टिकल हैं आगे बढ़ेंगे, पार्टिकल आगे बढ़ेंगे, फिर आगे पास ऑन करेंगे, फिर जब आगे बढ़ के ऐसा नहीं कि वहीं पे चिपक जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपनी मीन पोजीशन पे। तो जब ये आगे बढ़ते हैं ना इस तरह से, जैसे ये पार्टिकल हैं, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अभी फोकस करना, ठीक है, ऐसे सारे पार्टिकल लगे हुए हैं, ये आगे जाएंगे, ठीक है, ये आगे जाएंगे तो इससे चिपक जाएंगे, ठीक है, क्लियर। फिर ये अपने वापस आ जाएंगे। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन है तो यहाँ पे पार्टिकल्स कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ पे पार्टिकल्स बचेंगे नहीं। जैसे कि अगर मैं इसको और आगे ड्रॉ करूँ तो पार्टिकल अब ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। अब ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये जो यहाँ वाले पार्टिकल्स थे, ये इसके पास जाएंगे, इस तरह से चीज़ें क्रिएट होंगी, ठीक है, और वहाँ पे नॉर्मल रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी बन गई पार्टिकल की, यहाँ पे कम डेंसिटी रही पार्टिकल्स की। तो जहाँ ज़्यादा डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की उसको बोलते हैं कंप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। इसको मैं हटा देता हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है यानी कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें आपके बनते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सपींडन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सपींडन। और रेयरफैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विरलन। रेयरफैक्शन का मतलब है पार्टिकल्स दूर दूर हैं, कंप्रेशन का मतलब है पार्टिकल पास पास हैं। यानी कि कंप्रेशन में मैं बोल सकता हूं कि क्या, जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी, जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। वैसे इतना तो डीप में नहीं पूछेगा, बट फिर भी पता होना चाहिए कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते कहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से, जैसे कि स्पीकर है तो स्पीकर में इस तरह से ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, जहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पास पास है कंप्रेशन। अब ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन है इसको मैं वेव फॉर्म में बनाऊंगा ताकि मैं वेव की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकूं, पढ़ सकूं। तो उसमें मैं क्या किया, जहां पे ध्यान रखना है, जहां पे कंप्रेशन होता है, जहां पे कंप्रेशन होता है तो वेव को उठा के बनाते हैं, पीक करवाते हैं उसको। यहां पे कंप्रेशन है, पीक करवा दिया यहाँ पे रेयरफैक्शन यानी कि यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है तो गिरा दिया वेव को, उसको बोलते हैं, अभी बताएंगे उसके लिए डिफरेंट टर्म है, क्रस्ट एंड ट्रफ का यूज करते हैं। लेकिन पहले समझो, यहाँ पे कंप्रेशन है, ऊपर उठा दिया, रेयरफैक्शन है, नीचे गिरा दिया, कंप्रेशन है, ऊपर उठा दिया, तो क्या बन गया, इनको बोलते हैं क्रस्ट। ये जो पीक्स होती हैं इनको बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में बोलते हैं शिखर, टॉप, पीक। और ट्रफ मतलब जहां गिर गए, इसको बोलते हैं क्या, गर्त। तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट हो गए। अब हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, वेव की क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। बट बिफोर दैट, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो लैम्डा लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या चीज़ है। तो लैम्डा का मतलब होता है यहाँ पे वेवलेंथ, वेव का लेंथ, यानी किसी वेव की लंबाई कितनी है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। जैसे कि ये यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो, ये जो पूरा होगा ना, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको वेव काउंट करेंगे तो ये एक वेव की एक लेंथ हो गई, ठीक। अगेन ये एक वेवलेंथ हो गई। समझ रहे हैं वेवलेंथ क्या है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट लीजिए, या फिर मैं अगर यहाँ से मुझे गिनना है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये, ठीक है, और ये होगी मेरी वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, ठीक है, तो मैं अगले, मतलब ये क्या है, ये क्रस्ट है, तो मुझे अगले क्रस्ट तक जाना पड़ेगा अगर मुझे पूरी एक वेव की लंबाई को नापना है तो। इसी को बोलते हैं लैम्डा। कुछ भी आप ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, इन सब को लैम्डा बोलते हैं। वेव की लेंथ होती है, ये वेव लेंथ बोलते हैं इसको, ठीक। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। एक तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी आवृत्ति क्या होती है, एम्पलीट्यूड यानी कि उसका आयाम क्या होता है, साउंड का एम्पलीट्यूड, और स्पीड यानी कि गति क्या होती है। अभी ना तो मैंने फ्रीक्वेंसी बताया तो नया टर्म होगा बिल्कुल आपके लिए, ये भी नया टर्म होगा, और स्पीड भी, ये अभी उस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे अलग है, ठीक है। वह तो वही सेम चीज़ है, लेकिन अभी तीनों टर्म्स ऐसे मान लीजिए हम इससे फैमिलियर नहीं है। अब इनको एक एक करके समझते हैं क्या है ये चीज़। जैसे मैंने ये एक वेव को ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे इसकी मैं मीन पोजीशन इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है एक मीन पोजीशन हो गई, ठीक है।
या तो पहले हम इन जनरल पहले समझ लेते हैं। ये चलो मैंने मीन पोजीशन ड्रॉ करी, ठीक है, इस तरह से मैंने वेव को ड्रॉ किया, ठीक है। वेवलेंथ तो समझ आ गई बात, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, वेवलेंथ क्या चीज़ है ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये एक वेव है, ठीक है। मैं एक दूसरी वेव ड्रॉ करता हूँ, मैं एक दूसरी वेव ड्रॉ करता हूँ। ऊपर वाली नीचे वाली में क्या अंतर है? ऊपर वाली और नीचे वाली में ये अंतर है कि यहाँ पे सेम है ये, मतलब सेम इन द सेंस कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम में इस वेव ने, मतलब इसकी बस एक ही वेव हमें देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे 2 बार देखने को मिल गई एक तरह से अगर हम देखें तो, है कि नहीं? या फिर आप इसको इस डायग्राम से बेटर समझ सकते हैं। जैसे ये दो डायग्राम है, ऊपर एक वेव डिस्टर्बेंस और नीचे एक वेव डिस्टर्बेंस है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं एक टाइम प्लेट चलो ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को देखा, यहाँ से वेव इसने एक तरह से 2 बार यहाँ पे एक तरह से वाइब्रेट किया, हम बोल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें वाइब्रेशन देखने को मिला, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ आपका है और ये एक आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा वेव डिस्टर्बेंस है तो यहाँ पे सेम ही, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही, अगर हम देखें तो एक ही बार वेव जितना, मतलब यहाँ पे भी एक ही बार हुआ वेव का, मतलब एक बार वेव वाइब्रेट की है और यहाँ पे भी एक बार वेव वाइब्रेट की है। लेकिन दूसरे वाले अगर हम डायग्राम में देखें तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वेव का एक, हम बोल सकते हैं वेव का वेवलेंथ हुआ है, मतलब ये एक ट्रफ है और ये एक उसका पिछला वाला ट्रफ था, ठीक है। तो ये एक वेवलेंथ हो गई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फॉर द रेफरेंस इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक, 2, ठीक, 3, ठीक, 4, यानी कि उसी टाइम में ऊपर वाली वेव एक बार मूव करी, यहाँ पे 4 बार मूव कर गई। इसको बोलते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा, एक तरह से हम देख रहे हैं टाइम ज़्यादा लग रहा है, वेव को एक तरह से प्रोपगेट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, आप ये तो पहली बार आप टर्म ने नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने रेपिटेशन में कोई चीज़ हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे लेक्चर, जैसे ये वाला लेक्चर मंडे टू फ्राइडे होता है, तो मतलब क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 7 दिन में 5 दिन लेक्चर होता है। हो सकता है इसको मैं ऑल्टरनेट डेज कर दूंगा, यानी कि एक दिन कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं अपने लेक्चर को 3 दिन कर दूं, अभी 5 दिन का है, 3 दिन लेक्चर में कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी मेरी कम हो गई कि ज़्यादा हो गई? ऑब्वियस सी बात है, मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते में अब सिर्फ मैं 3 बार ही क्लास ले रहा हूँ, अभी 5 बार, अगर मैं हफ्ते में 7 दिन क्लास लूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे वेव सिर्फ एक बार ही वेव डिस्टर्बेंस दिखा रही है, फिर एक ही पूरी वेव बन रही है एक पर्टिकुलर टाइम में। मान लो ये टाइम 1 सेकेंड का है, मान लो ये टाइम 1 सेकेंड का है, तो ऊपर वाले केस में 1 सेकेंड में जो वेव है वो एक बार वाइब्रेट कर रही है, यहाँ पे 4 बार वाइब्रेट कर रही है, यानी कि वेव यहाँ पे कम टाइम ले रही है प्रोपगेट होने में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो हमारी एक पहली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, उसका यहाँ पे जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि जिसको कि हम, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एफ बी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसका डिनोशन होता है वो न्यू से होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/टाइम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना टाइम के। टाइम जितना ज़्यादा लेगी वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितना कम टाइम लेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। और इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे, यूनिट की, तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स, लेकिन इसी को हम हर्ट्ज बोल देते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे हमने पीछे देखा था न्यूटन एंड जूल एंड सो ऑन, ठीक है, तो हर्ट्ज बोल देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ही पता है किसी भी साउंड की पिच को भी डिटरमाइन करता है। किसी भी साउंड की जो पिच होती है वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है। और लड़कियों का जो साउंड होता है उसकी पिच हाई होती है, गर्ल्स के जो साउंड होता है उसमें हाई पिच होती है, हाई पिच होती है, हाई श्रिलनेस होती है वॉइस में। जितनी ज़्यादा पिच फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, उतनी ज़्यादा श्रिलनेस होगी। श्रिलनेस मतलब
मतलब पतली आवाज़ होती है कि लड़कियों की, लड़कों की थोड़ी सी बेस ज़्यादा होता है, भारी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो जल्दी जल्दी, 1 सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करती हैं, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, टाइम कम लेती हैं उनकी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने में और फिर वो प्रोपेगेट होने में। तो इस टाइम कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो ध्यान रखना, पूछ ले कि पिच किस चीज़ पे पिच को कौन सी चीज़, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो डिटरमाइन करती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को, दूसरे वाले फिगर ने हमें ज्ञान दिया फ्रीक्वेंसी के बारे में, पहला वाला देगा हमें एम्पलीट्यूड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए ये वेव शुरू हुई, वेव खत्म हो गई ना, यहाँ पे खत्म हो गई एक वेव, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगी? यहाँ पे खत्म होगी। एक चीज़ देखिए, सेम ही टाइम तो ले रहा है, टाइम यहाँ पे सेम है, यानी वहाँ पे भी एक पूरा वेवलेंथ बन रहा है, 1 सेकंड मान लेते हैं इस टाइम को, यहाँ पे भी पूरा एक वेवलेंथ बन रहा है 1 सेकंड टाइम में ही, उतना ही तो टाइम लग रहा है। मैंने ऊपर से नीचे इसलिए लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया। तो अंतर क्या है इसमें? अंतर ये कि ये कम ऊपर गया, यहाँ ज़्यादा ऊपर गया, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको जो ये मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर गया, जैसे मैं बोलता हूँ कि बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, और मैंने बोला बच्चों, तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। मतलब कि मैंने अपना वॉइस, जो अपना वॉइस है उसका लाउडनेस बढ़ा दिया। लाउडनेस बढ़ाऊंगा तो मीन जो पोजीशन होगी उससे मेरा साउंड और ऊपर जाएगा, वेव और ऊपर जाएगी, यानी मेरे साउंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ गया। ये जो चीज़ है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, कि मीन पोजीशन से वेव कितना ऊपर उठ रही है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, यानी कि ध्वनि का आयाम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ऊपर वाली वेव के केस में वो कम है, यानी कि किसी ने आराम से बोला हुआ है, यहाँ पे जोर से बोला हुआ है। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का अलग है। यानी कि एम्पलीट्यूड किस चीज को डिटरमाइन कर रही है? एम्पलीट्यूड लाउडनेस को डिटरमाइन कर रही है, ध्वनि की लाउडनेस कितनी होगी। जैसे मैंने बोला अभी कि बच्चों, और एक मैंने बच्चों, ठीक है, तो मतलब कि दोनों में लाउडनेस, दूसरे वाले में ना थोड़ा ज़्यादा लाउड हुआ था, ठीक है। और लालू जी बोलते ना, मोदी जी ज़्यादा ना बोलिए नहीं नर्व फट जाएगा, बोला एक नाम ने देखा होगा ना वीडियो। तो इसी से बोला जाता है कि लाउड आप अगर बोलेंगे तो वोकल कॉर्ड्स जो आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, ऑलराइट, क्योंकि अगर आप हाई एम्पलीट्यूड उसको मीन पोजीशन से और ऊपर उठाएंगे। लाउडनेस की यूनिट होती है, ध्यान रखना, लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल में मापते हैं इसको, डेसिबल में। और हम बोलते भी हैं कुछ लिमिट होती है, जैसे कि 0 से लेके 130 डेसिबल, ये एक लिमिट होता है। 130 डेसिबल के ऊपर का जो साउंड होता है उसको नॉइज कंसिडर किया जाता है। नॉइज क्या होता है? नॉइज एक अनप्लेजेंट साउंड होता है, जो कि बिल्कुल प्लेजेंट नहीं लगता है, जो कि बहुत बेकार लगता है। अगर आपसे कभी ये चीज़ पूछ ले कि नोट क्या चीज़ होती है, नोट, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड पे आते हैं, नोट क्या होता है, और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। देखिए एक साउंड की क्वालिटी होती है, टिम्बर बोलते हैं उसको, ठीक है, टिम्बर। अभी मैंने बोला कि लड़कियों का जो साउंड होता है, अच्छा ये बताओ कि ये एक मस्कीटो है, ठीक है, मच्छर है, ठीक है, और ये एक लॉयन है, इनमें से किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा? टिम्बर क्या होता है? टिम्बर वो क्वालिटी ऑफ साउंड है जो ना तो फ्रीक्वेंसी ना तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये उसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसी पे वेव पे डिपेंड नहीं करती है टिम्बर। जैसे मेरा साउंड, जैसे मैंने बताया, मेरा साउंड और आपका साउंड हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि फीमेल का वॉइस श्रिल होता है क्योंकि पिच ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वोकल कॉर्ड जल्दी जल्दी वाइब्रेट करती है इन अ सेकेंड, 1 सेकंड में जल्दी वाइब्रेशन होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 1 सेकंड में कम वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। टिम्बर एक अलग चीज़ है, टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड है एक तरह से, ये क्वालिटी है एक तरह से, क्वालिटी है, ठीक है। तो जितना मतलब क्वालिटी एक तरह से प्लेजेंटनेस ऑफ साउंड, प्लेजेंट कितना साउंड है उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। किसी का साउंड ज़्यादा प्लेजेंट लगता है, किसी का कम लगता है, लेकिन वो इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, बस ध्यान रखना। कभी पूछ ले नोट क्या चीज़ होती है, नोट, म्यूजिकल नोट आपने सुना होगा, ठीक है। तो नोट को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट कैन बी सेड टू बी अ साउंड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को मैच करवा के एक नोट ऑफ साउंड बनाया जाता है, जो कि हमारे म्यूजिशियंस करते हैं, ठीक है, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। मस्कीटो की अगर बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसे करके बहुत जल्दी जो है वाइब्रेट करते हैं इसे, ठीक है। और लॉयन की अगर बात करेंगे तो लॉयन का जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी कि इसका लाउडनेस ज़्यादा होता है इसके साउंड में, ठीक है, लाउडनेस, भारीपन ज़्यादा होता है। और इसकी जो वॉइस में है पिच ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी हाई पिच होती है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि
ऑडिबल रेंजेस कितनी होती हैं, ऑडिबल रेंज यानी हम कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज कितनी होती है। तो ध्यान रखना, हम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हम 20,000 हर्ट्ज भी मैं बोल सकता हूँ, तो किलो हटा देता हूँ यहाँ पे से मैं, 20,000 हर्ट्ज तक का जो बीच का साउंड होता है इसको हम क्लियरली सुन सकते हैं। इसका कम का जो साउंड होता है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है। और इसके ऊपर का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। हम इस लेक्चर के अभी लास्ट में देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स ये क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा, मतलब और इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। आपने नाम सुना होगा सबसोनिक, किसने सुना है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, कोई बताएगा ये क्या होते हैं सबसोनिक, सुपरसोनिक? जब ये आपने मिसाइल वगैरह जब आप पढ़ते हो तब उसमें सुनते हो, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और एक हाइपरसोनिक भी होता है, ठीक है, हाइपरसोनिक। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जो मिसाइल्स स्पीड ऑफ साउंड से, या तो चलो पहले स्पीड ऑफ साउंड पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा आपको, स्पीड ऑफ साउंड उसके बाद सबसोनिक और इसमें आते हैं, ठीक है। अरे टिम्बर को क्या डिफाइन करें भाई, टिम्बर की डेफिनेशन थोड़ी ना पूछी जाएगी, मैंने बोल तो दिया टिम्बर मतलब आपका गला, गले की वोकल कॉर्ड कैसी बनावट है, वो तो सबका वो नेचुरल है, वो सबका जेनेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है टिम्बर में, जो आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ कि टिम्बर क्या होता है। टिम्बर ये सबका वही है कि अब आपकी उंगली ऐसी ही क्यों है, क्यों भाई आपके मतलब जैसे ऋतिक रोशन उसके 2 अंगूठे हो गए तो क्यों हो गए, होगा कुछ जेनेटिक, अब क्यों दो ही क्यों है उसके, ठीक है। अब ये कोई बात हुई, अगर फिजिक्स से इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। वो एक तरह से क्वालिटी है, बस मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, जिससे कि आप किसी 2 साउंड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो विद दी सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी फिर भी। सर ये लर्न करना भी आते हैं पहले, हाँ मैक नंबर भी आएंगे, ठीक है, मैक नंबर पे भी आएंगे। मुझे ब्लर क्यों दिख रहा है, क्वालिटी सही करिए, ब्लर से हट जाएगा। चलिए अभी आते हैं स्पीड ऑफ साउंड पे, देन आते हैं इस पे, ठीक है, डाउट नहीं है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है नॉर्मल, अगर हम कंसिडर करें एयर में। देखिए पहली बात तो ये है कि स्पीड ऑफ साउंड को एक मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहले तो ये समझ लो कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, एंड देन गैस में। ये ऑर्डर होता है स्पीड ऑफ साउंड का, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। इज दैट क्लियर? अब ये डिफरेंट मीडियम में दिया हुआ है, क्या ये याद करना है? देखिए 1-2 बार तो क्वेश्चन पूछ लिया एग्जैक्टली क्या है स्पीड, लेकिन सब रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा देख लो, बस एयर वाली रटने की ज़रूरत है। 346 या फिर 342 मीटर पर सेकेंड। जब हम लाइट पढ़ते हैं ना, तो लाइट की जो स्पीड होती है लाइट की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसकी ज़्यादा हुई? लाइट की ज़्यादा हुई। यही कारण है, यही रीज़न है कि जब बिजली जब आती है, मतलब जब लाइटनिंग होती है, थंडर्स जब होता है, यानी कि जब बारिश वगैरह के टाइम पे लाइटनिंग होती है, तो हमें उसकी चमक पहले दिख जाती है, लाइट पहले दिख जाती है, लेकिन सुनाई बाद में, उसकी जो गड़गड़ाहट की जो साउंड होती है वो बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट और स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट, मतलब साउंड की स्पीड से, इसलिए। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि आपको कुछ मीडिया सब्सटेंसेस लिख देगा और पूछेगा इनमें से सबसे ज़्यादा किस में स्पीड होती है। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, स्टील से भी ज़्यादा, ठीक है। अभी लेटेस्ट में एग्जाम में कुछ एल्यूमिनियम वगैरह दिया था, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टील में ज़्यादा होती है, लेकिन स्टील से ज़्यादा निकल में, और निकल से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? निकल में। तो ये सॉरी एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम वाला देख लेना थोड़ा सा, 6420। बाकी तो बस देख लो कि वाटर में एक बार पूछ लेता कि डिस्टिल्ड वाटर में कितनी होती है, तो 1498 होती है, ठीक है। याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो कि जब वास्को डे गामा इंडिया आया था जिस ईयर में, वही वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में साउंड की स्पीड होती है। बाकी तो याद करने के रटने की ज़रूरत नहीं, एयर वाला रटा होना चाहिए और एल्यूमिनियम वाला थोड़ा सा देख लो। बाकी ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, देन निकल, आयरन, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, इस तरह से। और बाकी ये वाला ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। अब आते हैं सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर पता है क्या होता है? मैक नंबर का मतलब होता है इट इज़ दी रेशियो होता ही है किसका?
स्पीड ऑफ एनी बॉडी, जैसे एयरक्राफ्ट, यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट एयरप्लेन ले रहे हैं मिसाइल, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि चलो मिसाइल ले रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। अब सिंपल सी बात है कि अगर उस स्पीड की बॉडी स्पीड ऑफ साउंड से कम होगी तो वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट में आएगी, यानी कि लेस देन 1 आएगी, यानी कि मैक नंबर जो होगा 1 से कम होगा। यही तो मतलब होगा ना, मैक नंबर 1 से कम है। ये क्या हुआ, सब सोनिक कि स्पीड ऑफ साउंड से उस पर्टिकुलर चीज की मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, 1 से कम। सुपरसोनिक का क्या मतलब है, सुपरसोनिक का मतलब है कि भाई 1 से तो बड़ी है लेकिन 5 से, अब इस तरह से हम लिख सकते हैं सब सोनिक को कि 1 से बड़ी बट जो 5 से है वो छोटी है, ठीक है, 5 से छोटी है। और हाइपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक वो है जहां पे जो मैक नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 5, 5 से जो मैक नंबर है वो बड़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या है, 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, हाइपरसोनिक 5 से बड़ा है, और सबसोनिक 1 से छोटा है। सर 1 से अगर एक है तो उसको बोलते हैं ट्रांसोनिक, ठीक है, इतना भी नहीं पूछेगा, फिर भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रांसोनिक का मतलब है कि जहाँ पे मैक नंबर जो है वो 1 के बराबर है, उसको बोलते हैं ट्रांसोनिक। क्लियर, तो स्पीड ऑफ साउंड भी देख लिया। अब आते हैं द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक दीवार है, यहाँ पे मैंने बॉल मारी, बॉल यहाँ से टकरा के आ गई, रिफ्लेक्शन है, सिंपल। हम लोग जो शीशा यूज़ करते हैं, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जब लाइट रेज वगैरह पढ़ेंगे तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हम खुद को देख पाते हैं रोज शीशे में, है ना। उसी तरह ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है और उसको हम बोलते हैं इको। लेकिन सिर्फ वो इको ही नहीं होता है, इको होता है डिस्टिंक्ट, एकदम क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब अब आप में से, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने एको सुना है, कितने लोगों ने एको सुना है? आप में से सारे लोग यही बोलेंगे एको सुना है, लेकिन क्या अगर मैं बोलूं कि आप में से हो सकता है सिर्फ कुछ ही लोगों ने एको सुना हो। क्यों? अब जैसे आपने कहीं बंद हॉल होगा, बंद हॉल में बोला होगा क्या, पूजा पूजा पूजा, ठीक है, तो आपको लगा वो एको है, लेकिन ना। क्यों? क्योंकि अगर हमें डिस्टिंक्ट एको सुनना है ना, डिस्टिंक्ट एको सुनना है, क्लियर रिफ्लेक्शन अगर चाहिए, तो जहां से जो साउंड है वो ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज सोर्स, और जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बीच में एटलीस्ट 7.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, तभी आप डिस्टिंक्ट इको सुन पाएंगे। डिस्टिंक्ट इको का मतलब ही आपने बोला पूजा, ठीक है, उसके बाद क्लियर पूजा फिर से सुनाई देगा। वो हो सकता है फिर से सुनाई दे, लेकिन क्लियरली सुनाई देगा। अब बोलो अभी मतलब कहीं हॉल में मुझे पूजा तो आ ऐसे करके सुनाई देगा, ठीक है, ऐसे सुनाई देगा, नहीं कि लास्ट का जो है वो सुनाई देगा। लेकिन कहीं अगर आप पहाड़ों में जाओ, ठीक है, किसी ने आपसे बोल दिया कि अगर पहाड़ में जाके अगर उसका नाम चिल्लाओगे ना तो फिर पक्का तो तुम गए, तो वहाँ पे पहाड़ों में तुम बोल रहे हो पूजा पूजा ऐसे करके चिल्ला रहे हो, ठीक है, राधा ओ राधा ऐसे करके, तो फिर क्या है कि वहाँ पे आपको क्लियर इको सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे हिल क्लिफ होती है, वो क्लिफ जो होती है वहाँ से टकरा के साउंड क्लियरली आपको सुनाई देता है, क्योंकि आपके और जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है 17.2 मीटर की डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप जैसे अब घर में बोलो तो क्या आपको लगता है कि घर में 17 मीटर की डिस्टेंस होगी? 1 मीटर में तो जानते हो ना कितना आता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि जो आपका बंद कमरा है उसमें ऊपर नीचे हर जगह 17 मीटर की डिस्टेंस होगी? कहीं पर नहीं है, तो वो इको नहीं है। वो क्या है फिर? वो है रिवर्बरेशन। जैसे कि ये कौन है, ये हजरात 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 वासेपुर देखो तो ये सब में होता है रिवर्बरेशन। जो आप बाद में सुनते हो ना कि आपने किसी का नाम पुकारा, मतलब जैसे पूजा आपने बोला कि आपकी जो छोटी या फिर बड़ी बहन है तो उसका नाम आपने पुकारा कि पूजा पूजा कहाँ हो, मम्मी ढूंढ रही है तुमको, ठीक है, तो इस तरह से, तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। ये होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि
ये है, ठीक है, ये एक बंद कमरा है, यहाँ पे आपने नाम चिल्लाया तो यहाँ से टकरा, यहाँ से टकरा, यहाँ से टकरा, यहाँ से टकरा, ये इसको क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलेंगे ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो दो चीज़ें होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, इको और रिवर्बरेशन। इको सुनना है तो आप सोर्स और जहाँ से रिफ्लेक्ट होनी है वॉइस को 17.2 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए उस दोनों के बीच में, ठीक है। और रिवर्बरेशन की अगर बात करें तो इट इज़ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसमें कई सारी चीज़ें हमारी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं, जैसे कि जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप तो सभी लोग जानते हैं ना, जो डॉक्टर, आप बचपन से इसको देख के जो डर बैठ जाता था, है ना। तो ये क्या होता है, ये डॉक्टर क्या करता है इसमें, इस पर्टिकुलर चीज़ को हमारे दिल में लगाता है, मतलब कि हार्ट में, मतलब चेस्ट में लगाता है, और इसके थ्रू वो जो है ईयर पीसेस के थ्रू उस चीज़ को जो नॉइज़ आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर से, फिर चेस्ट से हार्ट बीट जो है उसको सुनता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। तो वो कैसे वर्क करता है, ये काफ़ी बड़ा होता है, चौड़ा होता है, सो दैट साउंड इसमें आ सके। देन यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से 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 यहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा, एक पार्ट यहाँ पे चला जाएगा साउंड का, एक पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, और फिर आपको मतलब डॉक्टर को सुनाई देगा वो, ठीक है, कि भाई किस तरह से सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, बाकी मैंने आपको ये चीज़ तो बताई दी है आई थिंक, है ना, 20 हर्ट्ज़ और ये, लेकिन एक बार इसमें एक चीज़, चलो इंफ्रासोनिक के मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम आते हैं अल्ट्रासोनिक पे। तो इंफ्रासोनिक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो हमारे राइनासोरस होते हैं, मतलब जो गेंडे होते हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव से निकालते हैं, यानी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, और रफली 5 हर्ट्ज़ तक होती है जो हमारे राइनोज आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। इससे कम का सुनना पॉसिबल नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, वो भले सुन सकते हैं, जैसे 10 या फिर 15 हर्ट्ज़ तक का सुन सकते हैं वो, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम वी गेट ओल्डर तो हमारे मतलब वही ना कि स्टिफनेस बढ़ने लगती है, और फिर हमें यही रेंज होती है। हो सकता है कि मतलब धीरे धीरे जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ये 20 हर्ट्ज़ से भी कम होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तभी मतलब बूढ़े लोगों को थोड़ा सा ऊँचा सुनाई देता है, थोड़ा उतना क्लियरली सुनाई नहीं देता है ना, यही कारण होता है कि वो स्टिफ होने लगते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, हम लोगों ने देख लिया। रेंज ऑफ हियरिंग होता है वही 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, जिसको कि हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। अब हम यहाँ पे आएंगे, मैंने आपको ये बोला कि 20,000 हर्ट्ज़ से जो ऊपर का साउंड होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक वो चीज़ अलग है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो हमारे बैट्स होते हैं, चमगादड़, वो अल्ट्रासोनिक ही निकालते हैं, वो अल्ट्रासोनिक निकालते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके, क्योंकि उनकी आंखें तो होती नहीं, देख तो सकते नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं और उसका रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन से वो डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे सामने कुछ है कि नहीं। आपने देखा होगा कभी बैट से, मतलब चमगादड़ों से अगर आपका कभी पंगा पड़ा हो तो एकदम आपके पास आ जाएंगे, एकदम पास आ जाएंगे, और एकदम से डिस्टेंस मतलब अपना जो पाथ है बदल लेते हैं, ठीक है। आपको लगेगा बस टकरा जाएंगे ये, ठीक है, मेरे साथ कई बार हो चुका है ठीक है। तो एकदम जैसे चमगादड़ आया सामने और ऐसा लगेगा अब तो टकरा जाएंगे, लेकिन वो टकराते नहीं, वो तुरंत निकल जाते हैं। तब उसके बाद जब मुझे पता चला अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट होकर चमगादड़ों के बीच में टहलता था। मतलब एक बार जब मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे कई सारे चमगादड़ हुआ करते थे, तो वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है मैं काफ़ी खुफिया जगह में जाता रहता हूँ ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आप डरिएगा नहीं। अगर बैट्स बहुत सारे हैं, उनको पता है कि वो आपसे नहीं टकराएंगे, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ रहे हैं, वो आएंगे तो आपके पास, लेकिन तुरंत अपना जो है पोजीशन बदल लेंगे, बिकॉज अल्ट्रासोनिक वेव्स कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहे हैं, जिसको कि हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक नेचर का है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली जो हमारी डॉल्फिन्स होती हैं, उनका भी यही सेम हाल होता है, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल के ही किसी चीज़ का इनसाइड दी वाटर पता लगाती हैं, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसका बहुत यूज़ है अल्ट्रासाउंड का। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया ही होगा कभी ना कभी, तो क्यों, जैसे कि भाई अगर पेट में स्टोन है कि नहीं, या फिर जो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनका भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, सो दैट पता चले कि जो वूम में जो बच्चा है वो मतलब ठीक ठाक है कि नहीं, उसकी ग्रोथ ढंग से हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड बैंड भी है, किस सेंस में, कि जो जेंडर है ना, जेंडर डिटर्मिनेशन के पर्पज़ से, क्योंकि वो जेंडर भी बता देता है कि जो वूम में जो बेबी है तो वो मेल है फीमेल है, तो ये एकदम प्रोहिबिटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये होना भी नहीं चाहिए, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने मतलब क्राइम है ये करवाना, ठीक है, मतलब जो कर रहा है वो भी और जो करवा रहा है वो भी, दोनों क्राइम के तहत आते हैं, ठीक है। जैसे कि किडनी स्टोन हो गया है,
तो किडनी स्टोन का भाई पता लगाने और उसको तोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप किडनी स्टोन को कैसे भाई करेंगे, तो किडनी स्टोन में अल्ट्रासोनिक की जो वेव्स डाली जाती हैं इतनी भयंकर होती हैं ये कि उसको तोड़ देती हैं और फिर यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। या फिर कुछ और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका पता लगाने के लिए कि सही सलामत हैं कि नहीं, क्या वहाँ पर दिक्कत आ गई, कुछ फंस तो नहीं गया है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड, क्यों, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो सोनिक वेव्स होती हैं इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे जो पेट होता है यानी कि जो स्किन होता है, जो फ्लैश होता है, उससे पेनेट्रेट, यहाँ तक कि आप मतलब कोई मेटल है ना, मेटल उससे भी पेनेट्रेट कर जाती हैं। पेट तो बहुत बहुत दूर की बात है, ये जो मेटल है उससे भी पेनेट्रेट कर जाती हैं जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो इनका पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इनको हम डिफरेंट जगहों में यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि आपने नाम सुना होगा सोनार का, जिसको कि हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सोनार का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सॉरी सोलर बोल, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये क्या होता है, ये होता क्या, ये सोनार, सोनार होता है जहाँ पे हमारे जो शिप्स होते हैं इसी पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड वेव्स के फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे शिप है तो उसका डेप्थ का पता लगाते हैं कि हम अभी कितने ऊंचाई में, कितना और गहरा है, कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ों का जो पता है वो यहीं से लगाया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक डिवाइस होती है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके ऐसी चीज़ों का पता लगाती है कि भाई कोई चीज़ कितनी, कोई दूर है, कितनी पास है। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? अब हम करते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे। शिप में यूज़ होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। चलिए, और एक कॉन्सेप्ट अभी मुझे आपको वो पढ़ाना है, मतलब वेव स्पीड वाला, ठीक है, मतलब वेव स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल करने में हेल्प करता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन करिए, अमंग द फॉलोइंग, CHSL 16 मार्च 2023, अमंग द फॉलोइंग इन विच मटीरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। तो स्पीड ऑफ साउंड 25 डिग्री सेल्सियस में किस में हाईएस्ट हो गया, इसको जरा, चलो अभी केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ाया, चलो रहने तो फिर। हमारे यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लाख ऑफ रुपीज़ के डॉक्टर इलीगल अल्ट्रासाउंड करते हैं। अच्छा करते हैं, हो कहाँ से, हरियाणा से हो क्या? क्योंकि हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा मतलब होता था, अभी तो नहीं पता है, होना नहीं चाहिए वैसे तो, एक कायदे से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, है कि नहीं? मतलब मुझे समझ आती है लड़के कौन सा ऐसा क्या कर देते हैं भाई मतलब आजकल तो सारी चीज़ें एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं, वो लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ, तो मतलब कुछ लोग तो गम में डूब जाते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? तुम भी तो लड़के ही हो तुमने तुमने क्या उखाड़ लिया? तो अमंग द फॉलोइंग इन विच मटीरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट एट, तो किस में हाईएस्ट होता है? निकल, स्टील, आयरन या फिर एल्यूमिनियम? तो आंसर हो गया एल्यूमिनियम, ने देखा था, ठीक है, एल्यूमिनियम में हाईएस्ट होता है, देन निकल में होता है, देन स्टील में होता है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड? हरियाणा में होता ही है ना कि मतलब जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होती है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं चीज़ें, है कि नहीं? इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द साउंड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यही गलत हो गया, क्योंकि साउंड तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साथ ही साथ मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक वेव है, यांत्रिक तरंग है, तो ये कभी, इनको मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, ये नो मीडियम यानी वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गजब बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, मतलब लड़के भी बच्चे हैं, ये थोड़ी ना बोले लड़के ख़राब होते हैं, लड़के भी जैसे लड़के हैं वैसे लड़कियाँ, बराबर इक्वल है, नो वन इज़ ग्रेटर, नो वन इज़ लोअर, ठीक है। लेकिन ये बोलना कि अब, क्योंकि वही है ना कि जो जैसे हमारी राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18 में, लेकिन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले से अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो अगर हम देखें गर्ल्स, तुम लोग बोलोगे कि लो सर गर्ल्स का ही फेवर उतनी देर से ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है बिहार में बहुत होता है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है, बिल्कुल। चलिए, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द साउंड। तो लाउडनेस हमें पता है कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फिर एम्पलीट्यूड, हाँ, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये चीज़ है ना, कि वेव अपनी मीन जो पोजीशन है उससे कितना ऊपर उछली है या फिर कितना नीचे गई है, दैट इज कॉल्ड एज उसका लाउडनेस, ठीक है। अब जो लाउडनेस है वो एक्चुअल में उसके स्क्वायर से डिपेंड करती है, स्क्वायर से, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना होगा उसका स्क्वायर होगा लाउडनेस,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड? सो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोड्यूस कैसे होता है? वाइब्रेशन से, जो दो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं। एंड प्रोपगेट कैसे होता है? मीडियम की नीड होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, देन गैस में। और फिर मैंने देखा कि सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में, देन निकल में, देन स्टील में। ठीक है, और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको ऑप्टिक्स, तो भाई जो लाइट रे वाला होता है ना उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। आंसर यहाँ पे होगा एस्ट्रोफिजिक्स तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, एकॉस्टिक्स। इफ एन ऑब्जेक्ट executes 10 oscillations per second then its frequency in kilohertz is equal to, बताइए जल्दी से। CPO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अब यहाँ पे 10 oscillations per second हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी सर? 10 यानी कि 10 बार ऑसिलेट कर रही है, 10 बार वाइब्रेट कर रही है एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। ठीक है, लेकिन किलो हर्ट्ज में पूछा है, तो किलो हर्ट्ज में 1000 से भाग कर देंगे। अगर कोई चीज़ 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, लेकिन हमें हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है, तो अगर हमें छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 पॉइंट बढ़ा देगा और पॉइंट के बाद भी 1 0 लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 0.01 हर्ट्ज। वाइब्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स? ये थोड़ा सा ठीक, मतलब अच्छा, मतलब एक तरह से ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा। ऑड हार्मोनिक का मतलब पता है क्या होता है? ऑड हार्मोनिक का मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, मतलब वो इवन प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो अगर हमें ऐसे ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करने हैं तो हम यहाँ पे एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेते हैं, एन एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ये भी CPO 2020 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर? CHSL 2020। डिस्टिल्ड वाटर में कितनी स्पीड होती है? अभी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कैसे क्या कन्वर्जन हुआ, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। जैसे कि डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में जाना है तो हमें 273 को जोड़ना होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से अगर हमें जाना है फ़ारेनहाइट में तो इस तरह से ये सब इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9/5 होगा। ठीक है, आप डिग्री सेल्सियस में 9/5 कर दीजिए तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा ये फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारे कन्वर्जन के फॉर्मूले होते हैं। आज ही मैंने PYQ बेस्ड जो लेक्चर होता है उसमें पढ़ाया भी था इस चीज़ को। तो खैर यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर में कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से याद कर सकते हो कि जो वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? 1498 में। इस तरह से याद कर सकते हैं। बैट्स सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाई एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव? किस तरह की? मतलब 2020 में भर के आई थिंक क्वेश्चन पूछे इन्होंने। ठीक है, वास्को डी गामा सही है, शिवांगी। अनिकेत सही है 1498, सोनू 1498 सही है सभी का। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अल्ट्रासोनिक होगा। भाई सब सोनिक क्या हमने देखा था? मैक नंबर 1 से कम। हाइपरसोनिक मैक नंबर 5 से ज़्यादा सोनिक वेव्स तो हमने देखा था। ठीक है, सोनिक का मतलब वही है कि भाई 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक क्या होती हैं? जल्दी से बताइए। इंफ्रासोनिक होती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है, और अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं? जिनका 20 किलो हर्ट्ज से फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। What is the velocity of sound in air? Velocity of sound in air. एयर में कितनी होती है? तो ये होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर होगा। द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड मच लेटर दैन द फ्लैश ऑफ लाइट इज विजिबल। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देता है। यह क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम है दैन दी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड कितनी? अभी देखा 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे और आपको बतानी है, वो जो चीज़ चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका साउंड का स्पीड होता है ना, चलो भी आई थिंक पता नहीं क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा, नहीं तो फिर अलग से मैं लिखवा दूंगा। 2 चीज़ें मुझे बतानी है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? कॉपर वायर, सिल्वर स्लैब, ग्लास प्रिज्म, वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम। साउंड वेव किससे ट्रैवल नहीं कर सकती है? तो साउंड वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज ये एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है क्या? वो कहाँ गया क्वेश्चन? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाई चेंज इन दी। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किससे अफेक्ट होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ध्यान से देखो अभी यहाँ पे कि जो साउंड ऑफ इन एयर है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंपोजिशन से सबसे तो अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर एक सबसे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस डालेगा। और कैसे डालेगा उसको समझ लो पहले कि टेम्परेचर ऑफ एयर की अगर बात करें तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड को। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी।
समझे आप? टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये बात तय है। यानी कि थर्ड तो होगा ही होगा और फर्स्ट भी होगा। क्यों? फर्स्ट सब में है। ऐसे आप अगर ऐसे आप इसको कर सकते हो, फर्स्ट भी होगा थर्ड भी होगा, ठीक है? तो फर्स्ट भी होगा थर्ड भी होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अब बचा क्या? 1 2 3, 1 3 4, यानी 2 और 4 में कोई एक होगा। मॉइस्चर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, तो कॉम्पोजिशन से भाई ये डिटरमाइन ज़्यादा कुछ नहीं करता। कॉम्पोजिशन का मतलब जैसे नाइट्रोजन कम हो गई थोड़ी सी, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, ये नहीं। मॉइस्चर बिल्कुल इफेक्ट डालेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 एंड 3। इफ वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर एंड वीडी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, देन क्या होगा? यानी कि एक तरह से आपसे ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इज ग्रेटर इन मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर। ऑप्शंस आपके हैं वीएम ग्रेटर दैन वीडी, वीएम लेस दैन वीडी, वीएम इक्वल टू वीडी, या फिर नन ऑफ दीज। सर नहीं जी, ये पेड बैचेस की मतलब क्लासेस, इसलिए वीडियोस जो हैं प्राइवेट हो जाती है। मैं आपको रोज़ ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ये होगा कि जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, तो यानी कि वी एम विल बी ग्रेटर दैन वी डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्यों? क्योंकि मॉइस्ट एयर में क्यों ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। कम डेंसिटी होगी, ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा, ठीक है? 15th, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन एंड चेंज, या फिर चेंजेस इराटिकली। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड तो इंक्रीज होगी, साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ नहीं बतानी है, दैट इज स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी है, यानी कि वेव स्टेशनरी वेव फ्रीक्वेंसी दी हुई इतनी, वेलोसिटी दी हुई इतनी, आपको डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेबरिंग एंटी नोड बताना है। ये क्या होता है? ये डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेबरिंग एंटी नोड, ये क्या होती है चीज़? ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में क्या कितना डिफरेंस। जैसे ये हो गया ये, ठीक है? वेव यहाँ से ट्रैवल करी, ठीक है? कहाँ तक? यहाँ तक ट्रैवल करी, ठीक है? या फिर यहाँ से इस तरह से ट्रैवल करी। ये क्रस्ट है पहला, ये दूसरा क्रस्ट है, ये तीसरा क्रस्ट है, ये चौथा क्रस्ट है, ये पहला ट्रफ, ये दूसरा ट्रफ, ये तीसरा ट्रफ। तो सक्सेसिव क्रस्ट या सक्सेसिव ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, वेव की लेंथ बोलते हैं। ये सब वेव की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक? वेव की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो वेव की लेंथ है, वेव की लेंथ है वो स्पीड पे डिटरमाइन करेगी एक तरह से, अगर मैं बोलूं तो। कैसे? ये v है वेलोसिटी, इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। v इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर्मूला होता है, फिर v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में t लिख सकता हूँ, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। बिल्कुल बात सही है। क्यों? अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी वेव की, तो टाइम कम लेगी वो ट्रैवल करने के लिए, सिंपल सी बात है। और उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये भी बात सही है, उसकी लेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है? अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारा जिंदाबाद। एंड दैट इज v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी भी लिख सकता हूँ, या फिर क्यों टी लिखूँ? न्यू यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 300 हर्ट्ज। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1200 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से हमसे पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द नेबरिंग एंटी नोड, और यही तो होता है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो लैम्डा आपको पता है ना कि क्या होता है? सक्सेसिव क्रस्ट या फिर सक्सेसिव ट्रफ के बीच के जो अंतर होता है उसको, ठीक है? उसको बोलते हैं ये, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वेव जो है कितनी बार वाइब्रेट करी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द फिनोमिना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? मिराज। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एज एन एको, ठीक है? और एको, डिस्टिंक्ट एको सुनने के लिए कितनी डिस्टेंस नीडेड है सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में? और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। तो आज का जो लेक्चर था वो आई थिंक सबसे शॉर्टेस्ट था, 1 घंटे के अंदर ही चीज़ें ख़त्म हो गई। तो एको के लिए हमें चाहिए 17.2 मीटर की डिस्टेंस। और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, बार बार जो रिफ्लेक्शन होता है साउंड को, उसको क्या बोलते हैं?
और एक चीज़, अब कुछ चीज़ें ध्यान से सुन लीजिएगा जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ भी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो पहले तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, ठीक है। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, ऑलराइट। हिंदी में इसी को बोल देंगे प्रतिध्वनि, ठीक है, ध्वनि की प्रतिध्वनि, ऑलराइट। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सबसे पहली बात, कल तो क्लास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सैटरडे को क्लास होगी। सेंसस करेंगे, जो कि एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है, सेंसस 2011, ठीक है। पूरा सेंसस से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको करेंगे। और क्योंकि संडे को आप लोगों की करंट अफेयर्स को क्लास होगी संडे को, ठीक है। अब संडे को 28 तारीख है, मुझे पता है साल मतलब महीने के फिर भी 3 दिन बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई 3 दिन बच जाएंगे तो कम उनको हम फेब्रवरी वाले में कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। फेब्रवरी वाले में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब संडे पड़ रहा है 28 को, इसलिए कर लेंगे। क्योंकि फिर वही है कि अब बीच में करेंगे 31 को, तो ये वाली जो हमारी क्लास है वो डिस्टर्ब होगी, और उसको मैं रूटीन को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। रही बात 3 दिन की, तो वो जो बाकी 29, 30, 31 हैं उनको मैं वैसे भी मैं एकदम अपडेटेड ही करंट अफेयर में देता हूँ। जैसे कि जो आप इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कुछ देते मतलब देखते होगे, आप में से काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे भी एकदम ही लेटेस्ट होते हैं वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 दिन 3 4 दिन 5 दिन, हो सकता है 1 2 हों, लेकिन यूजुअली लेटेस्ट ही रहते हैं। तो वो हम फरवरी में कर लेंगे, जो 29, 30, 31 के हैं, ठीक है। तो संडे को एक क्लास होगी। बाकी जो लोग ऐप पे हैं तो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, आपका जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे एक नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने कुछ डाला है उसमें, ठीक है। तो मतलब आप लोगों की कल एक ऐसी ही क्लास होगी एप्लीकेशन पे सुबह 8 बजे, कल 8 AM पे, ठीक है। कल मतलब बाकी लोग ये ना सोचे कि मतलब कुछ मैं कुछ अलग से करवा दूंगा उन लोगों को, मतलब ऐसे ही रैंडम वो डिस्कशन टाइप होगा, ये कुछ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ नहीं होगी। तो आप बाकी लोग ये मत सोचना कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे होने वाला है, बस ऐसे ही रैंडम। तूफान का देवता कानपुर से ही हो? वर्तल, क्या वर्टल ऐप, जो वार्ताल। डाउट सर, मैंने कभी PYQ फॉलो नहीं किया, कौन सा PYQ सीरीज़ फॉलो करूं सर? लेटेस्ट वाला ही करो, और कौन सा करोगे अभी? जब कोई नहीं किया तो फिर लेटेस्ट वाला ही करो। ऐसा कोई ऐसा नहीं किया जो पहले वाले नहीं किए, पुराने वाले तो नए वाले आप नहीं कर पाओगे। सर वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ जो है ना, हमारी हाइट है, ऊपर से नीचे हमारे बाल से लेके पैर तक नापोगे तो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। पूरी कहानी ख़त्म हो गई, रामायण ख़त्म हो गई, अब पूछ रहे हैं कि सीता कौन थी। टोनी कक्कड़ प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। सर मंथली मैगजीन ही मिलेगी क्या? प्लान तो है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक मंथली मैगज़ीन भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, इस तरह से फॉर्मेट में रखने की कोशिश करना। अच्छा, तो वही है सारी चीज़ें, वही कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सुबह मिलिएगा जो लोग हैं, बाकी आप लोग सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस वो ये है कि शॉर्ट में रहें करंट अफेयर, और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में रहें कि पढ़ने में आपको बोझ ना लगे करंट अफेयर, चाहे अभी हो चाहे जब आपका एग्ज़ाम हो आए तब, ठीक है। तो उसको इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में कुछ रखने की कोशिश है। नैतिक क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? loudness of sound is proportional to the dash of the amplitude of the vibration producing the sound. Cube root cube. स्क्वायर ही होता है, सही है, स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और लाउडनेस हम किस में, यूनिट क्या होती है इसकी, जल्दी से बताइए। जो मैंने आपको यूनिट बताई थी, लाउडनेस ही होगा, मतलब सॉरी स्क्वायर ही होगा। गुरुजी सॉन्ग सुना दो। अच्छा, सॉन्ग सुना कल सुनाएंगे तुमको, एप्लीकेशन पे आना। मतलब हम खुद गा के नहीं सुनाएंगे, ये मत एक्सपेक्टेशन रखना हमसे कि हम खुद गा के सुनाएंगे। इतनी अच्छी वॉइस ना हमारी हम सुनाएंगे उसमें, मतलब फ़ोन में तुमको मोटिवेट कर देंगे फ़ोन में चला के यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है, ठीक है, डेसिबल। PYQ खुद लिख कर करें या फिर PDF से ही हो जाएगा? नोट्स में तो सारी चीज़ें होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे क्या करना चाहते हो चीज़ों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर वो ऐप पे पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन की क्विज़ करवाने लेते हैं। हाँ, उससे क्विज़ करवाने वाले हैं, तो
उसको भी लेके भी कल कुछ ऐसा ही डिस्कशन हम लोग करेंगे। बाकी तो CHSL मेंस का और जो GK और कंप्यूटर वाला सेक्शन हुआ था वो लाइव क्विज़ वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया है। बाकी जल्दी मतलब वो है कि भाई आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्विजेज़ हैं देख रहे हैं, जैसा भी होता है आपको बताएंगे। एलिफेंट की साउंड, एलिफेंट की इंफ्रासोनिक होती है। एक पूछ रहे हैं भाई सब, एलिफेंट की इंफ्रासोनिक होती है। PYQ की कितनी क्लास और होंगी भाई, वो तो हमें भी नहीं पता कितनी क्लास और होंगी, और ये क्यों इतनी क्लास क्या होंगी, कौन सा एग्ज़ाम लगा है तुम्हारा है, क्या मतलब इतनी जल्दी किस बात की PYQ कितनी होंगी, कब ख़त्म होगा, अभी शुरू हुआ नहीं, ख़त्म कब होगा। जब हमें लगेगा कि हाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं या फिर कोई एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है, तो बंद हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट ये मान के चलो कि 30 लेक्चर्स तो होंगे ही एक PYQ सीरीज़ में। इतना ही है गौरव, जा सकते हो। हाँ। लैम्डा बाई 2 क्यों होगा, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड, ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे जो डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, सही पॉइंट यहाँ पे नोट किया, दैट इज़ जो डिस्टेंस है वो इसके बीच में पूछ रहा है, ठीक है, ये और ये, इसको हम वेवलेंथ नहीं कंसिडर करते हैं, ये लैम्डा बाई 2 होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। यहाँ पे जो आंसर होगा लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, रुक जाओ ना, एक सेकेंड, क्या पूछा है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्टेशनरी वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम नोड एंड दी एंटी नोड, ठीक है, 4 ही मीटर होगा, ठीक है। लैम्डा बाई 2 तब होता जब ये वो क्वेश्चन पूछता आपसे कि जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये, ठीक है, तो मैंने बोला ये और जो ये है, यानी कि दो सक्सेसिव जो क्रस्ट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। लैम्डा बाई 2 तब होता जब ये कुछ इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा होता तब, ठीक है सर। फिज़िक्स अगले वीक तक रहेगी, देन उसके बाद जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा अगला सब्जेक्ट। IB टीयर 2 का आप देखते हैं, टाइम मिलता है तो, ठीक है। बाकी कितने लोग हैं उस पर भी डिटरमाइन करता है कि, क्योंकि वही सारी चीज़ें मुझे कल पूछनी कि भाई कितने लोग हैं IB के, कितना क्या मतलब स्कोर बन रहा है, कितना एक्सपेक्टेशन है क्लियर होने का। मेडिटेशन की बैच सर कल करवाते हैं, मेडिटेशन आओ सुबह 8 बजे। सर इकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल, इकोलॉजी के यार बने नहीं अभी, इकोलॉजी के बनवाने पड़ेंगे क्योंकि वो बड़ा लेक्चर हुआ था ना थोड़ा। अगर किसी ने बनाया हो तो प्लीज़ सेंड करना, बैच में अगर हो तो कल मिलते हैं, ठीक है, कल चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू ईशा अग्रवाल और GD। कौन है भाई ये की दसो, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। और किसी कोई डाउट तो नहीं है, अभी देख लेते हैं एक बार और। डेंसिटी इफेक्ट ऑन साउंड बताया तो अभी थोड़ा पहले मैंने आपको, यहाँ पे जो मॉइस्चर वाला बताया कि भाई जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और डेंसिटी जितनी कम होगी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। द लेसर द डेंसिटी दी फास्टर द साउंड, सिंपल, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं मंडे को क्या सैटरडे को मिलते हैं।